अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आपने किसी न किसी को बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाते देखा होगा या फिर आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से आप बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका ये वीडियो देखने का पर्पस ये है कि आप बहुत जल्दी और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त ये वीडियो मत देखो और अपनी लाइफ और अपने पैसे को सेव कर लो, क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ भी इंस्टेंट नहीं मिलता है। पर अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो शेयर मार्केट को एज अ बिजनेस लेना चाहते हैं और इसमें बहुत सारी मेहनत करके धीरे-धीरे पैसा ग्रो करना चाहते हैं, जैसा कि आप एक नॉर्मल बिजनेस में करते हैं, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज हम लोग केवल इस एक ही वीडियो में शेयर मार्केट के बेसिक टू एडवांस कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शेयर मार्केट एक्चुअल में क्या होता है, शेयर मार्केट में ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं जिससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपको एज अ बिजनेस शेयर मार्केट को लेने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा और कितने पैसे पे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। साथ में अगर आप एक नए हैं, जाहिर सी बात है अगर आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट क्या है तो आप नए होंगे, तो हम लोग इस वीडियो के लास्ट आते-आते ये भी जानेंगे कि नए लोगों के लिए पैसा अर्निंग का बेस्ट तरीका शेयर मार्केट में क्या होता है। तो अगर आप वाकई में अपने पैसे को सेफ रखते हुए शेयर मार्केट में एज अ बिजनेस अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर सबसे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि हम और आप रोज ऐसे ही मिल सके। सब्सक्राइब कर दिया ना, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं कि शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स को जो है पब्लिक के लिए लिस्ट करती हैं, वही है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप किसी भी कंपनी के जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स को जो है आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का एक शेयर भी परचेस कर रहे हैं मतलब आप उस कंपनी के जो है हिस्सेदार बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ शेयर मार्केट में वायदा कारोबार, जिसको हम एफएनओ के नाम से भी जानते हैं, वो भी कर सकते हैं। कैसे, ये सब हम लोग जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग जानते रहेंगे कि शेयर मार्केट में हम लोग और किन किन टाइप से जो है अर्निंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जब प्राइवेट कंपनीज को या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनको जो है पब्लिक से फंडिंग चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी का डेटा पब्लिक करते हैं और फिर पब्लिक जो है कंपनी के परफॉर्मेंस रिव्यू के हिसाब से जो है उसमें पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है या फिर ट्रेड करती है। जहां पे ये सारी लेन देन चल रही होती है उसी जगह को हम लोग स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट कहते हैं। तो अब कंपनियां लिस्ट हो गई, ठीक है, शेयर मार्केट हमने जान लिया कि क्या है और कंपनियां अब लिस्ट हो गई हैं। पर अब आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि ये किस सिनेरियो में लिस्ट होती है, और साथ में आपको ये भी जानना होगा कि शेयर मार्केट से किन किन तरीकों से आप जो है पैसा इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इन सब चीजों को जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शेयर मार्केट में आप जो पैसा लगाएंगे वो पैसा सेफ है या नहीं है। अब जहां पे बात आ गई कि आपका पैसा सेफ है या नहीं है, यहाँ पे भी आपको दो सिनारियो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले सिनारियो की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि आपका रिस्क कितना है। हम सबने सुना होगा कि शेयर मार्केट में जो है कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है और पैसा आपका डूबेगा या फिर आपको रिटर्न मिलेगा ये भी कुछ फिक्स नहीं होता है। कुल मिला के बात यह है कि पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका एनालिसिस सही है तो आपका पैसा जल्दी भी बन सकता है, लेट भी बन सकता है, लेकिन अगर आपका एनालिसिस ही गलत है तो फिर कई सिनारियो ऐसे भी हैं शेयर मार्केट में जहां पे आपका पैसा जीरो भी हो सकता है या फिर लंबे समय तक जो आपका पैसा है वो अटका भी रह सकता है। कभी कभी तो आपको जो है अच्छे रिटर्न के लिए कई सालों तक वेट करना भी पड़ सकता है। तो ये तो एक तरीके का रिस्क हो गया जहां पे पूरा का पूरा जो आपका रिस्क है वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो अब यहीं पे हम लोग दूसरे सिनारियो की बात करते हैं कि दूसरा क्या रिस्क हो सकता है। तो कभी ना कभी तो मन में आपके ये बात आई होगी कि अगर हम शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि जो हमारा ब्रोकर है वो हमारा पैसा लेके भाग जाए। जब आप किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आप वहां पे पैसे रखते हैं क्योंकि आपको बैंक पे पूरा पूरा भरोसा है कि बैंक जो है गवर्नमेंट के अंडर में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंक आपका पैसा लेके नहीं भागेगी। अगर कभी भागती भी है तो आरबीआई आपको कुछ इंश्योरेंस देता है, 5 लाख तक का जो आपका पैसा है वो तो सेफ रहता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बैंक के सिनेरियो में जैसे आपका पैसा सेफ, आप ट्रस्ट करके बिना किसी फिक्र के आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीमेट अकाउंट के ऊपर जो ब्रोकर होता है, जहां आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसे हम ब्रोकर बोलते हैं, और ब्रोकर के ऊपर जो होते हैं वो एक्सचेंज बैठे होते हैं।
हमारे इंडिया में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सचेंज है, एक है एनएससी और एक है बीएससी। एनएससी को आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए एनएससी, बीएससी ये भी फ्रॉड कर देते हैं, यहाँ से भी कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका पैसा जो है कोई लेके भाग सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को भी रेगुलेट करता है सेबी। सेबी एक वैसे तो प्राइवेट एंटिटी है, बट ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के अंदर में आती है और गवर्नमेंट इसको इनडायरेक्टली रेगुलेट करता है। तो कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट में भी आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई आपका पैसा लेके तो नहीं भाग सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रोकर के ऊपर भी आपके एक्सचेंज है, एक्सचेंज के ऊपर भी सेबी है और सेबी एक तरीके से जो है गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कोई पैसा लेके भाग जाएगा। हाँ, आपकी एनालिसिस गलत होती है, आप उसमें पैसा गवाते हैं, वो बिल्कुल अलग सिनेरियो हो गया जो मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन पैसा लेके नहीं भागने वाला है कोई। अब यहाँ तक आपको ये तो क्लियर हो गया कि पैसा आपका सेफ है और कैसे-कैसे जो है शेयर मार्केट को इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। लेकिन यहाँ पे अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपको किस एक्सचेंज के साथ जाना चाहिए? आपको एनएससी के प्रोडक्ट में जाना चाहिए या फिर बीएससी के प्रोडक्ट में जाना चाहिए? और ये एनएससी और बीएससी एक्चुअल में क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो जो एनएससी है उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जहां पे इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो हैं, 50 कंपनियों के एक ग्रुप को जो है हम लोग निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। वहीं पे इंडिया की टॉप 100 कंपनियां जो हैं, ऊपर से टॉप 100 कंपनियां, उनको हम लोग निफ्टी 100 के नाम से जानते हैं, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। तो फिर आप कहेंगे बीएससी क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बीएससी भी एक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती है उसको हम लोग जो है उसका एक लिस्ट बनाते हैं और उसको जो है एक ग्रुप में डालते हैं, और वो होता है सेंसेक्स। उसको हम लोग सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोडक्ट है। तो इसको बहुत ज्यादा लेंदी ना करते हुए आप बस ये समझिए कि जो एनएससी है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके जो प्रोडक्ट है वो है निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप। जहां भी निफ्टी आ गया मतलब वो क्या है, एनएससी के द्वारा लिस्टेड है, वो एनएससी के प्रोडक्ट है। वहीं पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी के जो प्रोडक्ट है वो है सेंसेक्स, बैंकेस, ऐसे करके ईएक्स अगर लग गया तो फिर आप समझ जाइएगा कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स हैं। तो सिंपल है, आप दोनों में से कोई भी एक्सचेंज चूज कर सकते हैं, एक्सचेंज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस एक ग्रुप और एक जो है अपने अपने एक्सचेंज का कोई प्रोडक्ट बना दिया गया है, आपको जिसमें मन है आप उसमें जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो स्टॉक का ही करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको इन्फोसिस का शेयर खरीदना है, तो इन्फोसिस का जब आप शेयर खरीदने जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एनएससी और बीएससी दोनों का आपको ऑप्शन मिल रहा है, दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आप जिस भी एक्सचेंज में चाहे वहां पे आप एनएससी या बीएससी सेलेक्ट कीजिए और आप जो है स्टॉक को परचेस या सेल कर सकते हैं। तो एक्सचेंज से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बताने का आपको पर्पज ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि एनएससी और बीएससी क्या है, और जब भी आप इनके इंडेक्स के नाम को पढ़े तो आपको समझ में आ जाए कि निफ्टी 50 अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए कि एनएससी का है, सेंसेक्स देख रहे हैं तो सेंसेक्स आपको समझ में आ जाए कि बीएससी का है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि जब आपने मन बना लिया कि आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपको स्टॉक मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको एक रिक्वायरमेंट होता है डीमेट अकाउंट का। आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट, जैसे मैंने पहले बताया कि जो डीमेट अकाउंट होता है वो ब्रोकर, उसको हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। तो आपको अपने ब्रोकर में जो है डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अपने फेवरेट टॉप 3 ब्रोकर्स के नाम बताइए जहां से आप जो है कम पैसे में ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं आपको सबसे पहला नाम रिकमेंड करूंगी कोटक नियो, फिर है 5 पैसा और फिर है जीरोधा। ये जो 3 ब्रोकर है ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। हालांकि सभी जो ब्रोकर है वो ट्रस्टेड ही होते हैं क्योंकि वो एक्सचेंज और सेबी से रेगुलेटेड ही होते हैं, बट मुझे जो इनका इंटरफेस है काफी ज्यादा पर्सनली अच्छा लगता है। तो इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप अपने लिए यहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिसमें से सबसे सस्ता जो ब्रोकर है वो है कोटक नियो, और सस्ता भी है तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम मिलेगी। मैं इसी को पर्सनली कई सालों से यूज करती हूँ, कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है और इसका इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली है।
तो अगर आपको डीमैट अकाउंट में पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा इसका डेडिकेटेड वीडियो एक बना दूँगी। तो फिर हम लोग डीमैट अकाउंट पे वापस आते हैं। डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना होता है। जस्ट बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करने बैंक जाते हैं, वैसे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने कहीं नहीं जाना है। आपको जिस भी ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, वहाँ पे आप जाइए, उस साइट पे जाइए, वहाँ पे जस्ट अपना पैन और आधार वगैरह रजिस्टर्ड करना होगा, केवाईसी करना होगा और फिर विदिन 24 आवर्स जो है आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ तक तो आपको पूरा बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है और आपको क्या चाहिए होता है इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप से आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में मेनली आप 5 तरीकों से जो है अर्निंग कर सकते हैं। इसको मैं एक-एक करके आपको डिटेल में समझाती जाऊँगी। तो सबसे पहले जैसे आप अर्निंग कर सकते हैं वो है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? जब कोई भी कंपनी पहली बार पब्लिक से फंडिंग लेना चाहती है तो वो कंपनी जो है पहली बार जो है स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट करती है, अपना डेटा जो है पब्लिक करती है और फिर पब्लिक जो है उस डेटा को देख के उसके जो है फंडामेंटल एनालिसिस करके कंपनी के नेचर्स को देख के पूरा सब कुछ एनालिसिस करके पैसा लगाया जाता है, उसमें पब्लिक पैसा लगाती है। तो फिर उस जो प्रोसेस को हम लोग आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब नाम से समझ पा रहे होंगे, पहली बार कोई कंपनी खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है और जो पैसा हम लगाते हैं वो पूरा पैसा जो है कंपनी को जाता है। कंपनी उस पैसे को लेके फ्यूचर में ग्रोथ करती है या फिर अपने जो पुराने एग्जिस्टिंग उनके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वो पैसा जो है देके एग्जिट कराती है। तो ऐसे करके आईपीओ का पूरा प्रोसेस होता है। एक्चुअल में आईपीओ क्या है और किस तरीके से पब्लिक इसमें पैसा अर्निंग कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये आईपीओ का मास्टर क्लास देख लेना चाहिए। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप पूरे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आईपीओ किस तरीके से काम करता है और आप आईपीओ के थ्रू कितना अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जब भी कोई कंपनी जो है खुद को पहली बार लिस्ट करती है, आप कंपनी को देखते हैं, उसमें के लिए जो है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म आता है डीमेट। आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है लिस्टिंग डेट होती है आईपीओ में। लिस्टिंग डेट के दिन जो है आपका जो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो फिर वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। उसके बाद आप चाहे तो उस शेयर को सालों तक रख सकते हैं या चाहे तो प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। जो भी आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हैं। ये सब पूरा प्रोसेस आप डिटेल में आईपीओ मास्टर क्लास में देख लीजिएगा। बस यहाँ पे आप ये समझिए कि आईपीओ एक तरीका है शेयर मार्केट से पैसे कमाने का। अब हम लोग दूसरे टाइप की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को परचेस करते हैं डीमेट अकाउंट में अपने लंबे समय तक उसको होल्ड करके रखते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब आप कहेंगे कितने समय तक? तो देखिए मिनिमम जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब आप किसी शेयर को 1 साल या फिर उससे ज्यादा अपने पास रखेंगे तो फिर वो जो है इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। अब आप कहेंगे कि अगर 1 साल के पहले शेयर को सेल कर दिया तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो किस कैटेगरी में आता है। फिलहाल आप इन्वेस्टमेंट को समझिए कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को 1 साल या उससे ज्यादा अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखते हैं तो वो जो है इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। अब आप कहेंगे कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक कैसे चुनना है, तो ये पूरा एक अलग टॉपिक होता है। फिलहाल यहाँ पे आप केवल बेसिक नॉलेज ले लीजिए। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी जो है स्टॉक चुन सकते हैं। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि स्टॉक कैसे चुनना है इसके लिए एक पूरा फंडामेंटल एनालिसिस होता है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, साथ में कुछ हद तक टेक्निकल एनालिसिस भी करना होता है। तो जब आप इन दोनों को करके स्टॉक चुन लेते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी शेयर को 1 साल से अधिक होल्ड करके अगर आप रख रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ही कहा जाएगा। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि शेयर जितने का भी, अगर आप कोई स्टॉक चुनते हैं जिसका प्राइस 1 रुपए है और आप उसको जो है 1 रुपए का एक शेयर भी खरीद के रख रहे हैं तो भी वो इन्वेस्टमेंट ही कहा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टॉक चुन रहे हैं, उस स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है और प्राइस जो है आप कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी शेयर का प्राइस जो है 1 रुपए चल रहा है और आप उस कंपनी का जो है 1000 शेयर खरीद रहे हैं, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। वैसे ही मान लीजिए कि किसी भी शेयर जिसका प्राइस 100 रुपए चल रहा है और आप जो है 100 शेयर उसके खरीद के रख रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया? आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 का हो गया। तो जो भी आपको आगे रिटर्न हो मिलेगा या फिर जो भी लॉस होगा वो 10,000 के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ या फिर 100 करोड़ जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं वहां पे जो है आईपीओ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना भूल गई थी, अभी मैं कवर कर देती हूँ। तो जो आईपीओ है, तो अगर आप रिटेलर कैटेगरी के हैं तो मिनिमम
मिनिमम आपको 15,000 रुपए आईपीओ में इन्वेस्ट करना होता है। 15,000 के आसपास अगर आपके पास है तो आप जो है आईपीओ में अप्लाई कर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये रिटेलर क्या होता है? तो देखिए, स्टॉक मार्केट में जो भी लोग काम करते हैं उनको मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हालाँकि आप उनको अलग-अलग बोल सकते हैं, लेकिन जो मेन कैटेगरी होती है वो 4 कैटेगरी होती है। तो पहली जो कैटेगरी होती है वो रिटेलर, जो मेरे और आपके जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई भी कंपनी से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ना ही कोई हम लोग सेबी से रजिस्टर्ड है। हम लोग सिर्फ अपना-अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं और उसके बाद जो है शेयर मार्केट से रिटर्न जनरेट करते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है हाई वर्थ इंडिविजुअल्स, जो मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल ही होते हैं, लेकिन उनके पास जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा कैपिटल होता है। आप ये मान सकते हैं कि 10 लाख के ऊपर के जो कैपिटल वाले लोग होते हैं, उनको हम लोग एचएनआई कैटेगरी के बोल सकते हैं। फिर आते हैं तीसरे कैटेगरी, जो कि होते हैं डीआईआई, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स। मतलब वो जो पैसा होता है ना, वो म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स का पूरा पैसा एक इंस्टीट्यूशंस को जाता है, जो कि डोमेस्टिक मतलब हमारे इंडिया के ही होते हैं। वो सर्टिफाइड होते हैं सेबी से और वो जो है वो ऑफिशियल एडवाइजर होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, आपके बिहाफ पे रिसर्च करते हैं और आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में वो एडवाइजरी कमीशन लेते हैं, जिसको आप म्यूचुअल फंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पूरे प्रोसेस होता है, ये डीआईआई, उनको डीआईआई कहा गया है, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल म्यूचुअल फंड्स, बड़ी-बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो अपना पैसा भी जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के थ्रू ही मार्केट में डालती हैं। उन सबको जो है डीआईआई कैटेगरी में रखा जाता है। इन शॉर्ट, कोई भी जो इन्वेस्टर है जो कि इंडिविजुअल नहीं है, किसी कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस हो या कोई भी कंपनी हो, वो अगर इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया की कंपनी है, इंडिया का इंस्टीट्यूशंस है, तो उसको हम लोग डीआईआई बोलेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स। चौथी कैटेगरी होती है एफआईआई, मतलब फॉरेनर इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, जो हमारे इंडिया से नहीं होते हैं, बाहर के लोग होते हैं। अगर वो इंडिविजुअल भी हैं या फिर किसी कंपनी से भी हैं, लेकिन वो बाहर के हैं, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है उनके पास, बाहर से आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो उन्हें हम एफआईआई बोलते हैं। बाकी जो भी आप अगर अलग से नाम सुन रहे हैं, एंकर इन्वेस्टर वगैरह, तो वो सब डीआईआई, एफआईआई को ही अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग, जैसे आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर आप सुन लेंगे, क्यूआईबी सुन लेंगे। क्यूआईबी का भी मतलब वही होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो भी होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस के काम करते हैं, मेनली आप बस ये याद रखिए कि 4 ही कैटेगरी होती है। बाकी एंकर इन्वेस्टर, क्यूआईबी, ये सब आप अलग-अलग प्रोडक्ट में अलग-अलग नाम सुनेंगे, बट होता सब सेम ही है। तो यहाँ तक तो आपको आईपीओ और इन्वेस्टमेंट 2 प्रोडक्ट क्लियर हो गए होंगे कि इन 2 तरीकों से जो है आप शेयर मार्केट में पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग तीसरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। अब कई लोग ना स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट को और म्यूचुअल फंड्स को अलग-अलग समझते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा डाल रहे हैं, वो भी स्टॉक में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। बस फ़र्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में जो है आप खुद से एनालिसिस करते हैं, खुद से एनालिसिस करके अपने लिए खुद से जो है स्टॉक्स को चुनते हैं और उन स्टॉक्स में पैसा डालते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में जब आप बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स, तो वहाँ पे आपको खुद से पैसा नहीं डालना है, बल्कि आप क्या करते हैं, एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को अपना पैसा देते हैं। वो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होती है, वो अपनी एडवाइजरी, जो क्वालिफाइड होते हैं, उनको वो बैठा के जो है कंपनी के रिसर्च कराती है, कंपनी का रिसर्च वो करते हैं और वो आपके बिहाफ पे जो है स्टॉक चूज करते हैं और आपका पैसा उन स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको नहीं पता है कि आपका पैसा कौन से स्टॉक में डाला गया है। इसमें जो है कई तरीके के फंड्स होते हैं। इसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड अलग वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर म्यूचुअल फंड्स का पूरा प्रोसेस आपको अलग वीडियो में समझा दूंगी। यहाँ पे आप ये समझिए कि जो म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा डाल रहे हैं, मतलब आप किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को वो पैसा दे रहे हैं, वो आपके बदले रिसर्च कर रहा है और आपका पैसा स्टॉक्स में डाल रहा है और उसके बदले आपसे एक कमीशन फी ली जाती है, वही होता है म्यूचुअल फंड्स। अब इसमें आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तो होता है वन टाइम, कई लोग क्या होता है एक बार में 10,000 डाल दिए, फिर मन किया फिर एक बार में 10,000 डाल दिए, 1,000 डाल दिए, कोई ऐसा लिमिट नहीं है, मिनिमम 500 से भी आप जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है पैसा डालते रहते हैं। दूसरा जो टाइप होता है उसको आपने सुना होगा एसआईपी। तो एसआईपी क्या होता है, एसआईपी में क्या होता है ना कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है अपने ब्रोकर में या फिर अपने म्यूचुअल फंड्स में डालते रहते हैं, उसी को हम लोग एसआईपी कहते हैं। तो एसआईपी ऐसा नहीं है कि बहुत अलग से कोई हुआ है, नहीं। आप जैसे ईएमआई देते हैं, अब ईएमआई में क्या होता है, आपने कोई सामान खरीदा और आपने उसकी ईएमआई बनवा ली, सामान आपने खरीद लिया है और उसकी ईएमआई हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट हो गई जो आप ईएमआई
के तौर पे दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी हम लोग तब बोलते हैं जब आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे हम एसआईपी बोलते हैं। ईएमआई में आप पहले सामान ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स में क्या करेंगे, बाद में रिटर्न लेंगे। वो आपकी मर्जी है, आप कितने साल तक एसआईपी चलाना चाहते हैं, कितने रुपए की एसआईपी चलाना चाहते हैं। मिनिमम जैसे मैंने बताया 500 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं, या फिर आपका मन किया इस महीने पैसे हैं 500 रुपए डाला, फिर मत डालिए, फिर जब पैसे आएंगे 500 रुपए डालिए। तो मिनिमम 500 रुपए, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो जिनके पास टाइम नहीं है कि वो स्टॉक को रिसर्च करे, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन है। वो आराम से अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं जो आपके बदले रिसर्च कर रहे हैं और फिर आपका पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि भाई उन्हें भी तो कमीशन लेना है ना, आपका जो रिटर्न आएगा उसके बिहाफ पे ही तो वो कमीशन लेंगे। तो उस हिसाब से जो है वो पैसा लगाते हैं। तो अगर आपके पास, आप जॉब करते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह करें, तो हाँ, म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो अब हम लोग जानते हैं अपने चौथे प्रोडक्ट के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं एफपीओ। मतलब जब भी कोई कंपनी एक बार, जब पहली बार आई और फंडिंग रेज की उसने, तो उसे हमने बोला आईपीओ। लेकिन मान लीजिए कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन फिर भी उसे जो है पैसे की जरूरत हुई और वो पब्लिक से जो है पैसा लेना चाहती है, फंडिंग रेज करना चाहती है। तो फिर जब दूसरी बार उसे पैसे चाहिए होते हैं, तो फिर उसे हम लोग एफपीओ बोलते हैं। वो एफपीओ लेके आती है, फिर उसमें जो है हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हालांकि एफपीओ काफी कम बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज में रहना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया था। तो एफपीओ बस वही है, जब कोई भी लिस्टेड कंपनी जब दोबारा फंडिंग रेज करती है, तो फिर उसे हम एफपीओ बोलते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट और सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। देखिए, शेयर मार्केट में 90% लोग ट्रेडिंग करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग में बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा बनता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट का तो कुछ लोग मतलब जो है ट्रेडिंग से ही जानते हैं। हालांकि जैसा मैंने बताया कि शेयर मार्केट में और भी प्रोडक्ट हैं जहां से आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी उसका ही एक पार्ट है। अब मैं ये बताऊं कि ट्रेडिंग क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता देना चाहती हूँ कि सेबी के डेटा के हिसाब से 10 में से 9 लोग जो है एफएनओ में 50,000 के ऊपर का लॉस करते हैं। फिर भी ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में एफएनओ करने ही आते हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होता है। जब भी आप किसी चीज को फ्रिक्वेंटली खरीदते और बेचते हैं शेयर मार्केट में, उस चीज को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब ट्रेडिंग के भी कई पार्ट होते हैं। ट्रेडिंग में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी कर सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इतने टाइप के ट्रेडिंग है जो आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग मेन पार्ट हो गया, बाकी आप जो देख रहे हैं ये सब इसके सब टाइप्स हो गए। तो इतने टाइप से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग की पूरी नॉलेज नहीं है, इन टाइप्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ से आप डिटेल में ट्रेडिंग्स के बारे में समझ पाएंगे कि ट्रेडिंग करके आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो एफएनओ इसका प्रोडक्ट है ना, ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसका हमारे चैनल पे एक पूरा का पूरा सीरीज बना हुआ है। तो अगर आप एफएनओ को डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपको अगेन ये वीडियो देखना होगा, लिंक आपको जो है आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज ले सकते हैं। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, पूरा लंबा टॉपिक है, पूरा डिटेल में आपको जानना होगा, तभी आप जो है ट्रेडिंग करिएगा, वरना ट्रेडिंग में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। जितने भी मैंने टाइप बताए हैं शेयर मार्केट में, कि आप जितने भी टाइप मैंने बताया है जिससे आप पैसे अर्निंग कर सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर रिस्की कोई है तो वो है ट्रेडिंग, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रेडिंग हो। यहाँ पे आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो ये जितने भी मैंने टाइप्स बताए हैं अर्निंग करने के, इन सबके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट तो चाहिए होगा, और जैसे मैंने बताया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप अपने लिए एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप चाहे किसी भी टाइप से, जो भी मैंने टाइप्स बताए इनमें से किसी भी टाइप से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कितने दिन में अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो देखिए इसका कोई फिक्स जवाब नहीं होता है। कैसे कर सकते हैं ये तो पता है आपको कि कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन कितने दिन में अर्निंग स्टार्ट होती है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कई ये आप जब सीख लेंगे और जब जो है आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ तो आपके लक पे है और कुछ आपके नॉलेज पे है, और सबसे ज्यादा
जो है साइकोलॉजी डिपेंड करती है कि आप किस साइकोलॉजिकल माइंडसेट से काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। हालाँकि ज़्यादातर अगर मैं बताऊँ तो साल 2 साल तो केवल प्रैक्टिस करने में लगता है। आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जो है 2 साल 2-3 साल तक तो लॉस में रहते हैं और फिर 1 साल ऐसा आता है जब उनको पूरा प्रैक्टिस हो जाता है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर वो अपने 1-2 साल बाद एक ऐसा साल आता है जब वो 2-3 साल का पूरा लॉस रिकवरी कर लेते हैं और फिर वो जो है एक अच्छे एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इस माइंडसेट से वीडियो देख रहे हैं कि आपको जल्दी बहुत सारा पैसा अर्निंग करना है, तो स्टॉक मार्केट वो जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पैसा अर्निंग करना बहुत हार्ड है और इट टेक्स टाइम, काफ़ी टाइम लगता है अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने में और एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनने में। तो हो सकता है कि आप ट्रेडिंग आज सीख लिए और आज आप बैठे मार्केट में और आज ही प्रॉफिट कर लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होंगे कि कल आप जब बैठेंगे तो जो आपने प्रॉफिट किया है वो भी जाएगा और कैपिटल का भी कुछ हिस्सा आप उड़ा देंगे। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ये केवल 1-2 लोगों की बात है, ज़्यादातर लोग 99% लोगों के साथ ये होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को एज़ अ बिज़नेस ले रहे हैं, तो फिर आप ये समझ के चलिए कि आपको 1-2 साल तो केवल और केवल प्रैक्टिस में देना होगा और कुछ पैसा आपका लॉस होगा। कोई भी यहाँ भगवान नहीं है कि एक ही बार में जो है प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिगिनर लक काम करता है, शुरू में बड़े प्रॉफिट होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा लॉस होने लगते हैं। ये साइकोलॉजी सबके साथ काम करती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खुद को ना दूसरों से अलग मत समझिएगा, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पूजा मैं एकदम नई हूँ या फिर मैं एकदम नया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? किस टाइप से जो है शेयर मार्केट में अर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए? तो एज़ पर माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट का सबसे सेफ प्रोडक्ट जो है वो आईपीओ होता है। आईपीओ में काफ़ी हद तक अगर आप अच्छा रिसर्च कर लेते हैं कि किस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए, किसमें नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपको लॉस कम होता है और आपका पैसा काफ़ी हद तक सेफ रहता है। मान लीजिए कि लिस्टिंग अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपने कंपनी अच्छी चुनी है, तो फिर जो है आपका वो पैसा डूबता नहीं है, थोड़े टाइम बाद लेकिन आपको रिटर्न मिल जाता है। तो सेफ प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो फिर मुझे लगता है आईपीओ एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ठीक है आईपीओ ठीक है, ये एक पैसिव इनकम हो गया, लेकिन मुझे ट्रेडिंग ही करना है, तो मैं कौन-सी ट्रेडिंग करूँ जिससे कि मैं जो है सीख पाऊँ और अपना पैसा भी बचा पाऊँ। तो अकॉर्डिंग टू मी वैसे सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको ट्रेडिंग ही करना है, तो आपको स्टार्टिंग में कम से कम 6 महीने तक जो है स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। स्टॉक को रिसर्च करने पे ध्यान देना चाहिए। जब आप स्टॉक को एनालिसिस करना सीख जाते हैं, आपको जो है एक टेक्निकल एनालिसिस करना आ जाता है, उसके बाद आप किसी और ट्रेडिंग में मूव कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में 6 महीने तक आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहिए। कई बार जो है आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपका पर्पस सीखना है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में जाना चाहिए। मुझे पता है आप में से कई लोग बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं हो रहे होंगे क्योंकि उन्हें एफएनओ ही करना है, तो मैं आपके लिए यही बोलूँगी कि अगर आपका पर्पस एफएनओ ही है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना ही आपका पर्पस है और आप जल्दी-जल्दी जो है पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आपकी कैपेसिटी 1 लाख रुपए की है, तो आप केवल 10,000 के साथ एफएनओ ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। कम से कम 10 गुना कम जो है उसके साथ आप जो है एफएनओ ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ऐसा होगा, मैं बोल रही हूँ ना, आप कितना भी अपने आप को समझ लीजिए कि आप अलग हैं, आपसे नहीं पैसा ज़ीरो होगा, लेकिन ज़ीरो होगा। तो इसीलिए जब आपके पास 1 लाख है और आप 10,000 से एफएनओ ट्रेडिंग सीखेंगे, तो कई बार जो है आप अपना कैपिटल ज़ीरो करेंगे, फिर भी आपके पास काम करने के लिए रेस्ट अमाउंट, रेस्ट कैपिटल बचेगा, तो फिर आप ज़्यादा दिनों तक जो है शेयर मार्केट में सर्वाइव कर पाएँगे। अब मानिए 1 लाख आपके पास कैपिटल है, एफएनओ में तो दिख रहा है भाई कि 1 दिन में पैसा डबल हो रहा है, आपने पूरा 1 लाख डाल दिया, लेकिन आपको ये भी दिख रहा है कि एफएनओ में पैसा ज़ीरो भी होता है, लेकिन वो डबल वाला चीज़ हमें दिखता है, ज़ीरो वाला नहीं दिखता है ना। अब मान लीजिए कि भगवान ना करे ज़ीरो हो गया, पहले ही दिन ज़ीरो हो गया, तो फिर आप पहले ही दिन मार्केट में बाहर हो जाएँगे, या फिर 1 महीने में ज़ीरो हो गया, तो 1 महीने में मार्केट में बाहर हो जाएँगे। लेकिन मैं बार-बार बता रही हूँ कि शेयर मार्केट में टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, साइकोलॉजी बिल्डअप होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसीलिए 10,000 से स्टार्टिंग कीजिए और अपना कैपिटल बचाइए। अगर आपके पास 10,000 रुपए का ही कैपिटल है, तो आप 1,000 से सीखिए। सीखिए, जितना सीखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो मार्केट में लंबे समय तक टिके रहें, और लंबे समय तक टिकने के लिए आपके पास कैपिटल ही एक हथियार है। आप अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ पे मार्केट में नहीं टिक सकते। यहाँ पे वही पैसा कमाता है जिसके पास पैसा है।
तो कैपिटल बचा के रखिए और अपने कैपेसिटी का कम से कम 10 गुना कम जो है आप एफएनओ स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका मोटो केवल एफएनओ करना है तो। बाकी अगर आप नए हैं तो आप आईपीओ में जाइए, इन्वेस्टमेंट में जाइए, ट्रेडिंग करना है स्विंग ट्रेडिंग में जाइए, बहुत सेफ प्रोडक्ट्स हैं। एफएनओ के कंपैरेटिव में तो काफ़ी सेफ प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे लंबे समय तक आपका पैसा जो है बचा रहेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे रिटर्न भी मिल जाएँगे। अब आप कहेंगे कि चलो पूजा मैं तो सब समझ गया, मैं सब समझ गई, लेकिन शेयर मार्केट सीखे कहाँ से? तो मुझे लगता है कि यूट्यूब इनफ है शेयर मार्केट सीखने के लिए। यूट्यूब में जितने वीडियो हैं उतने इनफ है कि आप पूरे शेयर मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। आप बेवजह कोई कोर्स परचेज़ करेंगे और कुछ करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उन कोर्सों में भी वही मिलेगा जो शेयर मार्केट में फ्री में आपको मिल रहा है। तो मैं फिर से कहूँगी कि कैपिटल बचाइए, जो पैसा आप कोर्स खरीदने में वेस्ट करने वाले हैं, उसको एज़ अ कैपिटल यूज़ कीजिए, पैसा बचा के रखिए, क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए पैसा जो है आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बाकी मैं हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी वीडियो यहाँ पे भी मिल जाएँगे। तो देखिए, हम लोग इस शॉर्ट में जो है स्टॉक मार्केट को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ हो गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को कैसे रेगुलेट करते हैं पहले ये जानते हैं। कौन होता है पहले? ब्रोकर के ऊपर कौन होता है? ब्रोकर के ऊपर हो गए एक्सचेंज। एक्सचेंज कौन है? एनएससी और बीएससी। ब्रोकर को एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। कुल मिला के ये पहले सेबी आ गया, फिर ये आ गया आपका एक्सचेंज, ये आ गया ब्रोकर और ये हो गया स्टॉक मार्केट। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टॉक मार्केट में कितने लोग काम करते हैं। 4 कैटेगरी मैंने बताया था। पहले हो गए हम लोग रिटेलर, दूसरी कैटेगरी हो गई एचएनआई, तीसरी कैटेगरी हो गई डीआईआई और यहाँ पे चौथी कैटेगरी हो गई एफआईआई। ये कैटेगरी में लोग काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? पहला प्रोडक्ट हो गया आईपीओ, दूसरा प्रोडक्ट हो गया इन्वेस्टमेंट, तीसरा प्रोडक्ट आपका हो गया एफपीओ, फिर आ गया म्यूचुअल फंड्स जिसको आप एमएफ बोल सकते हैं शॉर्ट में। चौथा आ गया ट्रेडिंग जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब ट्रेडिंग में मैंने क्या बताया कौन कौन सा है। ट्रेडिंग में मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं पहले तो स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा आपका हो गया स्टॉक ट्रेडिंग, फिर हो गया आपका स्कैल्पिंग, फिर आपका हो गया एफएनओ। ये हो गया आपका एफएनओ। तो इस तरीके से पूरा जो है शॉर्ट में आपने समरी समझा कि कैसे स्टॉक मार्केट आपका काम करता है। तो आई होप अब आपको स्टॉक मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।